जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे एजीकेजीएस डिस्कशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग को पता है कि हमारा घटना चक्र पॉलिटी सीरीज चल रहा है और हम आपको बता दें कि आज हमारा 12वां दिन है और चैप्टर हमारा है शासन प्रणाली। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अगर नोट करना होगा तो कर सकते हैं, इसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बिना किसी देरी के फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे कि हमारे जो भारत में शासन प्रणाली होती है वो किस तरह से होती है और शासन प्रणाली हमारा कहाँ से लिया गया है, तो किसका मतलब सिस्टम क्या है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। मतलब शासन प्रणाली का मतलब हुआ कि हमारा जो भारत है आज तक शासन प्रणाली कैसा रहा है ना। समय के अनुसार चेंज भी हुआ तो उसको भी हम लोग देखेंगे, पहले क्या था उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। राजतंत्र क्या है? राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है। कौन सा, कैसा रूप है? प्राचीनतम रूप। जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राज मुकुट धारण करता है। वह अनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। एक टॉपिक ये है। अब इसको हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राजतंत्र, तो राजतंत्र एक ऐसा वर्ड है जिसमें पहले से लगल है राज। क्या है? राज मतलब कोई भी व्यक्ति जब आएगा तो राज करते रहेगा। और यहीं तक नहीं, उसका फिर जो उसका जो रिलेशन है, जैसे उसका पुत्र हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, तो वो राजा जब अति हटता था तो उसका उत्तराधिकारी आ जाता था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि राजतंत्र में राजा ही सब कुछ होता था। क्या होता था? राजा ही सब माने कुछ जिसका सर पे मुकुट होता था वही क्या होता था? राजा होता था। और उसी के आदेशानुसार पूरे जो है क्षेत्र में उसका आदेश का नियमों का पालन किया जाता था। समझ में आ गया राजा मतलब क्या? और राजा का जो है शक्ति, टोटल शक्ति जो है राजा के पास ही रहता था। राजा ही सब शक्तियों का प्रधान होता था। ठीक है। और जब राजा नहीं रहता और राजा का जो क्रम चलता था वह वंशानुगत चलता था। कैसा चलता था? वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब यह हुआ कि राजा जब मर गया तो उसका फिर बेटा बना, फिर वो मर गया तो फिर उसका बेटा, है ना। मतलब वही रिलेशन के आदमी जो है परिवार में जो सारा हाँ बनते रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वंशानुगत। वंशानुगत। तो ये हो गया राजतंत्र। क्या हो गया? राजतंत्र। तो राजतंत्र समझ में आ गया। किसे कहते हैं राजतंत्र? राजतंत्र जो कि वंशानुगत चलता है और जिसका मालिक राजा ही होता है। कोई संविधान कोई थी नहीं, जो राजा कहेगा वही नियम है और वही कानून है। पूरा होता है लीडर चलाने वाला शासन को। आगे चलते हैं। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़ी से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। अगला है कुलीन तंत्र, है ना। राजशाही जब खत्म हुआ तो कुलीन तंत्र एक वर्ड आया, है ना। तो कुलीन तंत्र जिसको हम लोग अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं, अंग्रेजी में अगर पूछा जाए तो उसको क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी। ऐसे उसको हिंदी में कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है? कुलीन तंत्र का मतलब यह होता है कि वैसा व्यक्ति जो प्रतिष्ठित हो, है ना। कैसा है? प्रतिष्ठित हो और वह मतलब सौरवान व्यक्ति हो। कैसा हो? मतलब वह मतलब छोटा मोटा आदमी ना हो, मतलब गांव समाज में वो बड़ा कहलाने वाला। आम भाषा में अगर इसको बोल चाल करें तो जैसे कि समाज में होता है ना एक प्रतिष्ठित आदमी कि नहीं भाई फलना आदमी है, बहुत ही, जैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो एक मतलब उससे आशा लगाया जाता है कि उसके पास जाएंगे तो उसका निराकरण कर देगा। तो वैसा व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं? तो वही कह रहा है कि कुछ अरिस्टोक्रेसी के द्वारा जो सरकार चलाया जाता था उसी को हम लोग कहते हैं कुलीन तंत्र। क्या कहलाते थे? कुलीन तंत्र। यही कह रहा है कि अरिस्टोक्रेसी भी यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में, राजनीतिक जो सत्ता होती थी मतलब कैसे चलेगा सिस्टम, तो वो जो सत्ता रहती थी थोड़े से लोगों में। तो वो थोड़े से लोग कौन कौन रहते थे? जो गणमान्य व्यक्ति था, प्रतिष्ठित था, है ना, उच्च व्यक्ति था, तो उसके अधिकार क्षेत्र में रहता था और उसी का आदेश पालन करके समाज को चलाया जाता था। समझ में आ गया?
आगे चलते हैं। अगला आ गया तानाशाही, है ना। तानाशाही या अधिनायक तंत्र कहते हैं। अधिनायक मतलब मेरे अधीन, है ना, या तानाशाही, है ना। कह रहा है कि यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल का प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कह रहा एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा शासन तंत्र जिसमें वो व्यक्ति तो रहता है ना, उसका कोई सिस्टम नहीं रहता है। वो किसी को मार के झगड़ के, है ना, वो खुद ब खुद अपने को घोषित कर लेता है कि मैं क्या हूँ, राजा हूँ। जैसे प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे कि जब बाहरी आक्रमण जब होता था तो अपने अधिकार में ले लेता था क्षेत्र को, और अपने अधिकार में लेने के बाद वह जो आदेश करता था उसको मानना पड़ता था, और नहीं मानने पर उसको मारता था, पीटता था, है ना, उस पर बहुत सारा अत्याचार करता था। तो ऐसे सरकार को हम लोग तानाशाही सरकार कहते हैं। तानाशाही कहते हैं। जैसे हल्का फल्का अभी, हाँ, नॉर्थ कोरिया के कौन है, तानाशाह नाम में है वो। नहीं, तानाशाही नाम क्या है उसका, किम जोन। किम जोन, है ना। तो किम जोन के बारे में जानते हैं कि वो कैसा है, तानाशाह है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया, है ना, कि तानाशाही किसे कहते, समझ में आ गया ना। कि मतलब वैसा व्यक्ति जो मार कर पीट कर, है ना, और उसे जबरदस्ती जो है अपने आदेशों का पालन करवाता है, उसे क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। और नहीं करने पर उसे तरह तरह का दंड दिया जाता है। आगे करा प्रजातंत्र आ गया, प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र सबसे बढ़िया तंत्र है। कैसा है, सबसे बढ़िया। प्रजातंत्र मतलब होता है जैसे हम लोग प्रजा हो गए, है ना, तो हम ही लोग का शासन है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब चुनाव होता है तो हम ही लोग ने चुनते हैं, हम लोग चुन करके उसको भेजते हैं कि आप जाकर के प्रतिनिधित्व हम लोग के कीजिएगा, है ना, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। तो प्रजातंत्र सबसे अच्छा है और व्यवस्थित भी होता है। क्या है, जैसे अगर सरकार नहीं ठीक से चला रहा है तो उसको हम हटा करके किसी दूसरी व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे, है ना, ताकि वो अच्छा से काम करे। तो इसके डर से जो चुना के जाता है वो यह प्रयास करता है कि हम अच्छा से अच्छा जनता को संतुष्ट करें, ताकि जनता हमें फिर से मौका दे। इसको क्या कहते हैं, प्रजातंत्र। मतलब जनता का तंत्र। प्रजातंत्र मतलब जनता का तंत्र। प्रजातंत्र मतलब जनता का तंत्र। मतलब जनता ही आपको चुन के भेजेगा। अगर आप बदमाशी कीजिएगा तो आपको जो है अगले बार में नहीं हटा दिया जाएगा, मतलब आपको नहीं चुना जाएगा। आगे प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र माना जाता है ना। बताएं अभी, कह रहा कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है। कह रहा प्रजातंत्र में ही जनता क्या सत्ता क्या होता है, निहित होता है। कह रहा सत्ता किस में निहित होता है, प्रजातंत्र में। जनता किस, सॉरी, सत्ता किस में निहित होती है, तो जनता किसमें, जनता। कह रहा प्रजातंत्र में जो सत्ता निहित होती किसमें, जनता में। अब इसको आम भाषा में अगर बोले तो सत्ता निहित होता है, मतलब क्या हुआ कि जैसे हम ही ने सत्ता उसको दिए हैं, अगर हम चाहें तो अगले चुनाव में उसको सत्ता से हटा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ही में निहित है, तब ने समझ में आ रहा है ना। आगे अगला चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं। कह रहा प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा का, लोकतांत्रिक मतलब स्वतंत्र रूप से, है ना। शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख है संघात्मक, है ना, शासन। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं। कह रहा प्रजातंत्र जो है तो उसमें कई तरह का रूप है ना। मतलब प्रजातंत्र जैसे हमारा भारत में क्या है, संघात्मक है। संघात्मक मतलब संघीय है ना, और एकात्मक भी है। कैसा है, एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक के बारे में भी बताएंगे किसको कहते हैं, ठीक है। तो उसका कई रूप है, तो उसके रूप के बारे में देखते हैं कौन कौन सा रूप है। तो कह रहा है कि संघात्मक है। कैसा है, संघात्मक। प्रजातंत्र में कई गो रूप है, 2 गो। हम बताएं कि 2 गो है, हम कह रहे कई गो रूप है, ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक ना। कि प्रजातंत्र में जो है कई रूप है, तो कौन कौन रूप है उसको हम देखते हैं। कह रहा पहला है संघात्मक। क्या है, संघात्मक। संघात्मक शासन। दूसरा है एकात्मक शासन, है ना। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारता संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है।
कह रहा कैसा है, तो संघात्मक शासन और व्यवस्था है एकात्मक। और एकात्मक शासन व्यवस्था। कैसा है, संघात्मक कह रहा और प्रजातंत्र के दो रूप हैं। कैसा कैसा, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक। कै गो है, दो गो। गो। ठीक है, कह रहा है इन शासन प्रणालियों को व्यवहारता संसदीय शासन व्यवस्था है ना, इसको जो हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था मतलब संसद होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है हमारा, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया ब्रिटेन से, हाँ। है। कह रहा संसदीय का जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन ब्रिटेन से, तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। कह रहा दो गो तो रूप है प्रजातंत्र के, क्या क्या है, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक। लेकिन कह रहा है कि इस प्रणालियों को व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, इसमें दो गो व्यवस्था है, एगो संसदीय एगो अध्यक्षीय है ना, संसदीय और अध्यक्ष ये शासन है ना, अध्यक्षीय। संसदीय और अध्यक्षीय। अध्यक्षीय। नहीं समझा है, कह रहा जैसे देखो प्रजातंत्र है, जैसे कहीं बोलेगा कि कहाँ वहाँ का राजा कैसा है, अथी वहाँ का शासन कैसा है, तो प्रजातंत्री शासन। तो प्रजातंत्री में कौन है ना, तो संघीय की एकात्मक, तो हमारा भारत दोनों है, दोनों संघीय और एकात्मक एकात्मक दोनों है। अब कह रहा है कि संघीय और एकात्मक जब जब घुसे तो उसमें भी क्या क्या है ना, तो कह रहा है संघात्मक शासन तथा एकात्मक तो हो गया। अब कह रहा है कि इन शासन प्रणाली में मतलब संघात्मक और एकात्मक में इन शासन प्रणाली को व्यवहारता संसदीय शासन व्यवस्था, मतलब जब उसमें जाइएगा तो कैसा व्यवस्था रहेगा, तो संसदीय रहेगा, और कैसा, तो अध्यक्षीय रहेगा। कैसा रहेगा, अध्यक्षीय। संसदीय और अध्यक्षीय। तो हमारा भारत में कैसा है, संसदीय, अध्यक्षीय नहीं है, नहीं हमारा भारत में कैसा है, संसदीय व्यवस्था है। संसद से चुन के। हाँ, संसद चुन के जाता है हाँ। तो संसदीय हो गया, हाँ। अध्यक्षीय नहीं होता है ना। लेकिन ये व्यवस्था है, कहीं कहीं देश में होगा अच्छा। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, लेकिन भारत में नहीं। संसदीय कैसा है, संसदीय जो कि कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन ब्रिटेन से से। लिया गया। आगे कर राज्य के महत्वपूर्ण कर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। कर राज्य के महत्वपूर्ण तत्व है, कर राज्य जो होता है उसका महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या होना चाहिए। कर राज्य जैसे बिहार है ना, तो इसका महत्वपूर्ण तत्व कुछ होगा ना, हाँ। तो पढ़ते हैं। कर संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता, चार गो होना चाहिए। कोई भी राज्य के लिए चार गो महत्वपूर्ण तत्व, कै गो है, चार गो है। कौन कौन है, तो पहला है संप्रभुता, मतलब संप्रभुता का मतलब हुआ कि वो किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप वो सक्षम है, मतलब तुम किसी से पूछ नहीं सकते हो कि हम ये काम कैसे करें, है ना। राज्य के बारे में जैसे कोई भी कानून करना है या फिर कुछ भी करना है तो अपने आप में क्या हो, संपन्न हो, संप्रभुता है। दूसरा है भू क्षेत्र, है ना, भूभाग होना चाहिए, मतलब भूभाग मतलब क्या हुआ, मतलब उसका क्षेत्र है ना, भूभाग होना चाहिए, उसका जनसंख्या होना चाहिए, और क्या है, सरकार या सत्ता होना चाहिए। तो ये चार तत्व जो है हमारे राज्य के लिए निर्धारित किया गया है ना। तो लेकिन इसमें भी पूछता है कि राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्ता कौन है, अति तत्व कौन है, तो संप्रभुता है ना। सबसे महत्वपूर्ण कौन है, टोटल चार होना चाहिए, संप्रभुता, भूभाग, जनसंख्या और सत्ता, ये चार होना चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर महत्वपूर्ण पूछे तो संप्रभुता का मतलब होता है कि आप संपूर्ण तरीके से निर्णय लेने का सक्षम है ना, उसको क्या कहते हैं, संप्रभुता, जो कि राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है, राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व। आगे चलते हैं। करा किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। अनिवार्य शब्द मतलब होता है मतलब जरूरी, है ना। करा किसी भी राज्य का जो जरूरी है वो क्या है, संप्रभुता है। तो इसको घुमा भी पूछ सकता है कि किसी भी राज्य के लिए, है ना, चारों में से कौन जरूरी है, तो संप्रभुता है। संप्रभुता क्या हुआ, महत्वपूर्ण तत्व। अगला चलते हैं। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ये चारों रहना चाहिए उसमें। हाँ, ये चारों रहना चाहिए, मुख्य रूप से संप्रभुता रहना चाहिए। इसके बिना जो है राज्य नहीं कहलाएगा, है ना, वो राज्य नहीं कहलाएगा, फिर वो दूसरे के अधीन चलेगा। अगला चलते हैं। करा वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था। कह रहा है कि वर्ष 1947 के पहले एक राज्य का मतलब यहाँ देश बोल रहा है, ठीक ना। राज्य के मतलब पहले देश को राज्य बोलता था, है ना। इसीलिए जो है संवैधानिक भाषा में राज्य लिखता है अभी तक। अब ने अलग अलग राज्य मिलकर के जो है भारत देश का निर्माण किया। तो कह रहा है कि वर्ष 1947 के पहले मतलब आजादी के पहले
राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भारत निर्णय खुद से नहीं लेता था, क्योंकि भारत पर किसका शासन था? ब्रिटेन का था। और तो जब ब्रिटेन का शासन था तो निर्णय कौन लेगा? ब्रिटेन लेगा, जो कि बहुत सारा नियम कानून लेके आया है। इसको हम लोग याद किए हैं पिछले क्लास में, है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारत एक संप्रभु नहीं था। कब नहीं था? 1947 यानी आजादी के पहले। कोई दिक्कत? आगे कहा क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था। जनता का शासन था नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन शासन करता था और ब्रिटेन के अनुकूल ही जो भारत की जनता था, है ना, उसके अनुसार करता था। इसके लिए कितना विद्रोह भी हुआ। जैसे हमारा बिहार के लिए नील विद्रोह सबसे इम्पोर्टेंट है ना। कौन विद्रोह? नील विद्रोह कहाँ हुआ था? चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण में, जिसमें राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को बुलाया गया था नील आंदोलन के लिए, है ना। नील आंदोलन क्या था पता है? क्या था बताओ? 3/20 भाग पर, हाँ, मतलब 1 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का हाँ, खेती करने चंपारण में जो है ब्रिटिश लोग बोला था कि आप 1 बीघा में 3 कट्ठा में यानी 3 कट्ठा खेती, मतलब 3/20। 1 बीघा में कितने कट्ठे होते हैं? 20 कट्ठा, है ना। तो 3 कट्ठा में करना है, तो 3/20, तो 3/20 भाग में आपको नील उपजाना ही उपजाना है ना। क्योंकि उस समय रंग उतना नहीं था, कलर, और तो नील का प्रयोग करके वो लोग जो है ब्रिटिश में भेजता था, है ना। पहले के देखते थे कपड़ा में नील डालता था तो कितना सुंदर हो जाता था। तो उससे प्रभावित होकर के ब्रिटेन लोग बोला कि नहीं, नील उत्पादन करो। और नील उत्पादन करने से जमीन बंजर हो जाता था, उर्वरक खत्म हो जाता था। इसलिए किसान चाहता था कि हम नील का उत्पादन ना करें, है ना, जिससे हमारा जमीन का उर्वरकता बना रहे, है ना। लेकिन ब्रिटिश के तानाशाही के कारण उसको नील को खेती जबरदस्ती करना पड़ता था, जिसके शिकायत को लेकर के महात्मा गांधी के गए थे राजकुमार शुक्ल, है ना, और बोले थे कि ऐसा ऐसा मेरे यहाँ मैटर है, आप चल करके इसको समाधान कीजिए। तो महात्मा गांधी वहां आए राजकुमार शुक्ल के कहने पर। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि चंपारण विद्रोह जो हुआ वो महात्मा गांधी ने उसको निरस्त किया, शुरू किया, तो किसके कहने पर शुरू किया? राजकुमार शुक्ला। तो यही कहानी है। उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं और नील आंदोलन करते हैं और उस कानून को संशोधन करके उसको खत्म करवाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। करा भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। करा भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। कैसी प्रणाली है? क्योंकि हमारे भारत में क्या है? संसद है, और संसद में 2 गो क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है। 2 गो सदन है हमारे संसद में। कई गो? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। कह रहा संसद जो हमारा है उसमें कौन बैठता है? तो जो जनता सीधे चुनता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रत्येक लोकसभा जहाँ जहाँ सीट है वहां से संसद सदस्य चुन के जाते हैं और वह लोकसभा में बैठते हैं, है ना। और कुछ और राज्यसभा में रहते हैं और दोनों मिल करके कानून का निर्माण करते हैं, जिसके अनुसार हमारा भारत का सिस्टम चलता है। तो कौन चुन के भेजा? जनता चुन के। तो कैसा हुआ? प्रजा का शासन। आगे चलते हैं। करा संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है ना। करा संसदीय प्रणाली जो हमारा भारत का है, इसको एक और नाम दिया है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। मंत्रिमंडलीय शासन, क्योंकि वहाँ मंत्री भी रहते हैं। जैसे जितना चुना के जाता है तो मंत्री बनता है। सुनो बताते हैं। कह रहा है कि जब चुना के जाता है संसद तो उसमें से 10%, क्या प्रतिशत? 10%। कितना? 15। अच्छा सॉरी, 15% जो है टोटल संसद का जो सदस्य रहता है उसका 15% मंत्री बन सकता है। अच्छा। है ना, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि तुम सबको मंत्री बना दो, उसमें भी शर्त है कि जितना संसद है उसमें से 15% मंत्री बना सकते हैं। अब कोई व्यक्ति बनाइए, वो आप पर डिपेंड करता है। किस पर? प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर, है ना, और राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्त बहुमत तक रहता है। फिर से पढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में,
है ना। कार्यपालिका जो होते हैं, कार्यपालिका मतलब कौन हुआ, जो कार्य करने वाला है। जैसे कोई कानून पास हुआ, संसद में कोई कानून पास हुआ तो उसको संचालन करने वाला कोई चाहिए ना, तो उसी को क्या कहते हैं, कार्यपालिका। समझ में आ गया ना। उसको संचालन जो करता है उसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका। तो पूछता है क्वेश्चन कि कार्यपालिका जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधायिका के। विधायिका कौन हुआ, जो कानून बनाने वाला। तो विधायिका में दोनों आ गया, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि दोनों मिलकर कानून बनाता है। और कानून बना के संचालन कौन करता है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधायिका के प्रति होगा। आगे चलते हैं। विधायिका में उसके विश्वास प्रब तक रहता है। कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व, कार्यपालिका का जो अस्तित्व है वो कब तक रहता है, तो कहता है कि विधायिका में उनके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। देखता है कि जब चुनाव होकर के जाता है तो वहाँ विश्वास मत होता है ना। विश्वास मत मतलब विश्वास का एगो वोट होता है कि तुमको कितना विश्वास हम कर रहे हैं। जब तक विश्वास है जब तक जो है कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। तो विश्वास जब तक बना रहे, जैसे एक आम भाषा में बोलता है नहीं, जब तक हमको तुम पर विश्वास है जब तक हम तुमको ये काम देंगे, अन्यथा फिर परीक्षण के बिना नहीं देंगे। तो वही बात है। हाँ, विपक्षी वाला उसमें बेटा बोलो, विपक्षी वाला अथी लगाता है कि तुम काम मतलब हाँ, बढ़िया इसके लिए एलिगेशन लगाता है। अगला चलते हैं। कर संसदीय तो हो गया। कर भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। सही बात है कि भारत का जो अथी है सिस्टम है वो राज्य में भी और केंद्र में भी बताए थे ना कि 3 सिस्टम में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में बांटा गया है। करा यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में नहीं थे। करा सर्वोच्च सत्ता किस में नहीं है, सबसे बड़ा सत्ता किस में है, जनता में है। और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है ना। और कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक जो है और राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रात्मक गणतंत्र है ना। कह रहा है कि भारत का जो ये सब सिस्टम है, प्रशासनिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये क्या है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब ये वंशावली नहीं है। गणराज्य मतलब बताए थे ना कि वंश के अनुसार नहीं है, सीधे जनता चुनता है वही जाता है ना। तो कैसा है, गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। कैसा है, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला चलते हैं। करा अध्यक्षात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। पीछे पढ़ाए थे ना कि 2 गो व्यवस्था है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो यही कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाते हैं। कह रहा है जिस भी देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसका प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। जैसे हमारा अमेरिका के क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं डायरेक्ट। तो वहाँ क्या होगा, अध्यक्षात्मक। लेकिन भारत में मेन क्या है, संसदीय प्रणाली पीएम, क्योंकि पीएम होते हैं या फिर प्रधान होते हैं। हाँ, या राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। लेकिन कार्यकारी कौन होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन जस्ट उल्टा अमेरिका में देख लो तो सब कुछ राष्ट्रपति करते हैं। तो वहाँ कैसा है, अध्यक्षात्मक है। लेकिन भारत में कैसा है, समझ में आ गया ना। आगे करें अध्यक्ष जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। जहाँ जहाँ अध्यक्षात्मक है वहां के बारे में बोल रहा है कि समस्त कार्यपालिका पूरा मतलब कार्य करने वाला है शक्ति जो है वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होता है। कहाँ होता है, राष्ट्रपति में। लेकिन यहाँ कहाँ है, यहाँ जो है विधायिका के प्रति, कार्यपालिका किसके प्रति होता है, यहाँ भारत में विधायिका के प्रति होता है ना। किसके प्रति, विधायिका के प्रति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। आ गया ना कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, क्योंकि सब काम राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति मालिक होता है। लेकिन भारत में कौन है, प्रधानमंत्री है, मोदी जी हैं। अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है ना। अमेरिका का जो है राजनीतिक प्रशासन, समझ में आ गया कि हमारे अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, तो अध्यक्षात्मक है। अगला अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है ना। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक और रूप है, रूप नहीं मतलब इसका सिस्टम कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है विधायिका को भंग नहीं कर सकता। विधायिका कौन हुआ, वही 2 गो
है ना, जो मतलब संसद में बैठल है, जो मतलब कानून का निर्माण करता है, सीधे जानो तो इसको राष्ट्रपति भंग नहीं करता नहीं है। करेगा। कौन सी शासन प्रणाली में? अध्यक्षीय। अध्यात्मक में। कौन सा में? अध्यात्मक। अध्यात्मक में। कर हो गया। कर अध्यात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। अध्यात्मक में कैसा होता है? सत्ता केंद्रीकृत, एक मतलब जगह, टोटल अधिकार केंद्र एक ही के के पास। पास। कैसा रहता है? वही टोटल। राष्ट्रपति जबकि के पास। भारत में राज्य में अलग अलग है, है, केंद्रों में अलग है ना, और कुछ बचा तो संवर्ती केंद्र- सूची भी है, केंद्र दोनों शासन में है। अलग है। मतलब एक तरह से भारत में जो है एक दूसरे से मिलजुल के चल रहा है। वहाँ सिर्फ राष्ट्रपति सब राज्य हाँ, उसमें सब एक ही तंत्र है, राष्ट्रपति, मतलब वो जो कह दिया वो सब पर लागू है ना। लेकिन भारत में जो है मिसलेनियस है, सीएम भी होता है। यहाँ सीएम भी होता है, कुछ कुछ नियम में ऐसा भी है जो कि केंद्र का है ना, मतलब राज्य जो है बनाता है कानून, केंद्र भी बनाता है कानून, है ना, तो दोनों मिला के चलता है। आगे चलते हैं। कर अध्यात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होता है। कर राष्ट्रपति ही कार्यपालिका की प्रमुख होता है। कार्यपालिका मतलब जो काम करने वाला है, उसका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। जबकि भारत में संसदीय व्यवस्था है तो उसका प्रमुख कौन होता है? विधायिका। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। विधायिका में कौन? तो संसद में जो कानून बनाता है वही विधायिका हो गया। विधायिका में कौन सदस्य होता है? जैसे संसद हो गया, है ना, राज्यसभा के संसद, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठा है वही हो गया, तो उसका सदस्य। कर अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है। अब कह रहा है अध्यात्मक की और विशेषता है, कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव स्वतंत्र करता है। कह रहा है अध्यात्मक शासन प्रणाली जहाँ है वहाँ मंत्री जिसको पद मिलता है उसका चुनाव सीधे राष्ट्रपति कर लेता है ना? लेकिन भारत में क्या है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, क्योंकि यहाँ का मूल कार्यकारी कौन है? प्रधानमंत्री। मूल कार्यकारी कौन है? प्रधानमंत्री। इसीलिए कहते हैं कि काम तो तुमको न करना है जी, तो हम क्या चुने? तुम अपने स्तर से देखो और तुम खाली बोलो, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। कर अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र है। कर और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका का नाम मात्र ही होता है। और व्यवस्थापिका मतलब जो उसका व्यवस्था करता है वो खाली नाम मात्र का है, उसका कोई अति नहीं है, नहीं। सब काम करेगा कौन? राष्ट्रपति। किसमें? अध्यात्मक में। कर भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। प्रस्तावना में कल पढ़ाए थे ना कि क्या है? हम भारत के लोग, भारत के प्रति, है ना, और भाई सारा वर्ड है उसको पढ़ लेना है ना। तो इससे यह पता चलता है कि भारत का जो सत्ता है किसमें निहित है? जनता में निहित। किसमें निहित है? जनता में निहित है। आगे, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। जो प्रतिनिधि का निर्वाचन मतलब जो प्रतिनिधि को भेजती है निर्वाचन करके, उसको कौन करता है? जनता करता है। प्रतिनिधि तो मतलब समझता है ना, वो मतलब चलाने वाला। हाँ, चलाने वाला। तो चलाने वाला को कौन चुनता है? जनता, है ना। कर अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व को अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता का सेवक का दर्जा प्राप्त है। कह रहा है कि प्रतिनिधित्व जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, है ना, तो वो जो है हम लोग को सेवक मानेगा, सॉरी मतलब वो जो है हम लोग को सेवा करेगा। सेवा का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जो है सुचारू रूप से नियम कानून जो भी है उससे अवगत करवाएगा, मतलब जनता को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। उससे संबंधित जैसे हो गया नीति लाएगा, कानून लाएगा, ये सब जो है जनता का ध्यान रखेगा। मतलब एक परिवार की तरह उसको बांध के रखेगा ताकि जनता को ये ना लगे कि हम जिसको चुन कर भेजे हैं वो गद्दार निकल गया, है ना। ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। अगर लगा तो अगले बार में क्या होगा? पैसा जनता चेंज कर देगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है ना। इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहा गया? परिसंघीय मतलब जितना भी है सबको एक साथ मिला करके एक संघ बनाया गया, है ना। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश का जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? संसदों की जननी, है ना।
हमारा संसदीय व्यवस्था कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं, संसद की संसद की जननी। जननी। संसद की जननी का मतलब हुआ कि संसद के वो निर्माता है, मतलब संसद का जो व्यवस्था किया कौन किया है, वही है। ब्रिटेन किया है, और उसी से हम लोग उसको खींच के लाए लाए हैं भारत में, उसी प्रणाली को। हाँ। तो इसलिए पूछता है कि भारत का जो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से लिया गया है, तो ब्रिटेन इसका उत्पन्न संसद करता होगा, का- इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, संसद इसको का जन्म जननी कहते हैं, हाँ, जननी। है ना। जिसको जन्मदाता जो रहता है उसी को ना जननी कहते हैं। तो जननी, संसद के जननी कौन है, ब्रिटेन है। अगला चलते हैं। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है ना। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, जैसे भारत में लिखा गया है ना, सबसे बड़ा चौड़ा लंबा जो भी कहो भारतीय संविधान है, लेकिन ब्रिटेन में कोई संसद लिखित नहीं है। उसमें क्या हुआ है कि ब्रिटेन में आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनते गए, अच्छा। और वही कानून बनते जोड़ सब के नियम जो है अटैच कर दिया। सब रखता है, और उसी नियम के अनुसार ब्रिटेन में क्या होता है, चलता है। कोई एक स्वरूप नहीं है लिखित का, है ना। जैसे इसमें है ना कि उद्देशिका है, भाग है, अनुसूची है, अनुच्छेद है, नहीं, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में समय के अनुसार बदलाव होते रहा, और उसी के अनुसार कानून बनते रहा, और उसी के अनुसार देश उसका चलते रहता है। इसलिए पूछता है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है, ब्रिटेन का लिखित नहीं है ना, ब्रिटेन का लिखित नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में, भारतीय संविधान के एकात्मक शासन, भारत शासन कैसा है, एकात्मक भी है, संघीय भी है ना। तो एकात्मक मतलब क्या होता है, एकात्मक मतलब ये हुआ कि विभिन्न प्रकार के राज्यों से मिल करके एक देश का निर्माण किया, है ना। तो हो गया एकात्मक, कैसा हो गया, एकात्मक हो गया। राज्यपाल का पद अखिल भारतीय सेवाएं, फिर से पढ़ते हैं इसको। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख, एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण। तो लक्षण में कौन कौन लक्षण, ये देखना चाहिए। राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं पढ़ाए थे ना, कितना में है अनुच्छेद में, 312 में अखिल भारतीय। अखिल भारतीय में कौन कौन आते हैं, आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, है ना, आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, है ना। तो अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी है इसमें, किसमें, एकात्मक में। आपातकालीन प्रावधान, है ना। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है ना। तो ये सब क्या है, भारतीय संविधान की एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण है ना। क्या है, लक्षण। आगे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है। भारत कैसा है, गणतंत्र के मतलब क्या बताए थे कि वंशावली ना, भारत कैसा है, गणतंत्र, मतलब जनता द्वारा जो सीधे चुनता है प्रत्यक्ष रूप से, उसे क्या कहते हैं, गणतंत्र कहता है। इसका आशय यह है कि भारतीय राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। अगला चलते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्था के तत्व पाए जाते हैं। देखो आ गया ना, भारतीय संविधान में संघात्मक भी है, एकात्मक दोनों पाए कैसा है, दोनों है, संघात्मक और एकात्मक, लेकिन अध्यक्षीय नहीं है, कैसा है, संसदीय, कैसा है, संसदीय। आगे चलते हैं। परंतु भारतीय संविधान, ठीक है। अब कह रहा है कुछ व्यक्ति हैं जो कि संविधान के बारे में कुछ कहे हैं, है ना। तो उसके बारे में देखते हैं, संविधान के बारे में नहीं, मतलब कानून के बारे में, शासन के बारे में कहे। तो कह रहा है केसी व्हियर ने कहा है कि भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। भारत को कैसे क्या कहा है, अर्ध संघात्मक कहा है। क्या कहा है, अर्ध संघात्मक मतलब होता है वही एकात्मक और संघीय को मिला दीजिए, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, अर्ध संघात्मक। तो केसी व्हियर ने कहा, क्या किसने कहा, केसी व्हियर ने कहा है कि भारत को क्या कहा है, अर्ध संघात्मक कहा है। किसने कहा था, भारत को अर्ध संघात्मक किसने कहा, केसी व्हियर। जी ऑस्टिन आ गया। जी ऑस्टिन क्या कहा है, कहा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद के मतलब यह होता है कि राज्य भी कानून बनाता है, केंद्र भी कानून बनाता है, राज्य को आवश्यकता पड़ने पर केंद्र भी सहायता करता है ना। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है ना। कैसा है, जुड़ा हुआ है। तो सहकारी है, नहीं कहता है सहकर्मी,
है ना, सहकारी, है ना, तो दोनों क्या है, एक दूसरे से लगाव Joint है, है। कोई दुश्मनी नहीं है ना। अगर कोई इधर उधर कर रहा है तो तुरंत केंद्र वाला जो है उस पर लगाम लगाता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, है ना। तो उसको करा केसी वियर ने क्या कहा था, अर्ध संघात्मक कहा था। केसी वियर ने क्या कहा, अर्ध करा संघात्मक केसी वियर ने भारतीय शासन प्रणाली को क्या कहा, अर्ध संघात्मक अर्ध संघात्मक। जबकि जी ऑस्टिन ने क्या कहा, सहकारी संघवाद। क्या कहा, सहकारी। सहकारी संघवाद का क्या कहा, सहकारी संघवाद संघवाद। कहा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है ना। सहकारी संघवाद का करा भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। करा भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर और अधिक जो लचीला है उसके बीच में क्या करता है, संबंध को बनाए रखता है, संबंध को बनाए मतलब वो रखता इधर उधर नहीं ना होता जाए। है। करा यह कथन केसी व्यूअर का है ना। यह कथन किसका है, केसी करा व्यूअर। भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर और अधिक लचीला के मध्य जो है एक संतुलन स्थापित करता है। जैसे देखते हैं कि एगो इन्हें भागता है तो एगो इन्हें, इन्हें खींच लेते सॉरी एगो इन्हें भागता है तो एगो कहता है कि नहीं उन्हें नहीं भागो। जैसे हीरा मोती वाला सुना है कहानी, एगो बैला इधर जाता था तो कहता नहीं, एगो सुधारता था उसको, लचीला एक दिन है तो एक दिन तो एक दिन कठोर था। लूज होगा तो एक दिन कड़ा हो जाएगा, ज्यादा कड़ा हाँ, होगा तो तो एगो लूज हो संतुलन बनाए रखेगा उसमें। संसद ये संविधान जो है वो ना तो ज्यादा लचीला है हाँ, और ना ज्यादा हार्ड है, कठोर है, बीच में है। जाएगा। हाँ बीच दूसरा वाला में। तो खेल इसी ऐसा कथन को किसने कहा है, सॉरी केसी वियर। किसने कहा, केसी केसी वियर। वियर ने दो को कहा है, अर्ध संघात्मक भी कहे हाँ। और लचीला ना लचीला कठोर और है, कठोर संतुलन है। है। किसने कहा, केसी केसी वियर वियर ने। ने। एगो बताए थे कि ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा। क्या कहा, सहकारी संघवाद। अगला है कि संविधान को संघात्मक का तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। कारण इनका मतलब वर्णन है कि संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। तो आज का डिस्क्रिप्शन यहीं तक था। तो उम्मीद है कि आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ समझ में आया होगा। और अब इसके संबंधित जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और जो भी बचा रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ भी हम लोग इसी तरह से वर्ड को तोड़ तोड़ करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, संप्रभुता। कौन सा है, संप्रभुता। संप्रभुता है। कौन सा है, संप्रभुता। संप्रभुता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है, संसदीय। कैसा है, संसदीय। संसदीय। कैसा है, संसदीय। अगला है करा संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, तो करा विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। करा विधायिका का जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता करा है। विधायिका जो है कार्यपालिका को नियंत्रण में रखेंगे। किसको रखेंगे, कार्यपालिका को। अगला है करा संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कैसे, क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ किया गया था, अमेरिका में, अमेरिका में। ब्रिटेन में। सॉरी ब्रिटेन में। कहाँ किया गया था, अच्छी है। ब्रिटेन में किया गया था। सबसे पहले संसदात्मक सरकार की व्यवस्था ब्रिटेन में किया गया था। इसीलिए ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जननी। संसद की जननी। अगला क्वेश्चन, कह भारतीय संविधान प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न करता है। किस बात का, तो इसका आंसर हम बताते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन में भी संसदीय है, भारत में भी संसदीय है, लेकिन भारत के जो संसद का जो निर्माण कानून बनाता है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, मतलब उसमें हस्तक्षेप कर सकता है कानून को खराबी रहने पर। अगला करा कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो संसदात्मक सरकार है हाँ। अध्यक्षात्मक नहीं 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 है, है। तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला करा भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो ये है, संसदीय पद्धति की सरकार ये भी है, है, संघीय नीति है, ये भी है। राष्ट्रपतीय पद्धति है नहीं। नहीं। राष्ट्रपतीय का मतलब हो गया ये अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक हो गया जो कि अमेरिका में है। करा भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका किसके प्रति, विधानमंडल। विधानमंडल। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है। विधानमंडल। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में संस्थागत रूप से निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही बात है, बोलो। हाँ। क्या है? सही है। कह रहा जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वह मंत्री पद पर रहेगा। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन में सब आ ही गया था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट में खींचते हैं, ले तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होता है। हाँ। किसमें होता है? राष्ट्रपति में। अगला है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप का सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। मतलब चारों सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषताएं भारतीय राजतंत्र की है? तो कह रहा है कि राजतंत्र की है, तो सत्तावादी सरकार है ना, राजतंत्र की है। क्या है? सत्तावादी सरकार। बोलो, रिपीट करो। सत्तावादी सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त होती है भारतीय संविधान से। प्राधिकार मतलब हुआ अधिकार, है ना। कह रहा कि संविधान से नहीं मिलती है अधिकार। कैसे मिलती है? संविधान से। संविधान से। कह रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। हाँ। कह रहा भारत का अपना एक संविधान है। यस। दोनों कथन क्या है? सही है। अगला, निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो जवाबदेही है, ये है। पारदर्शिता मिलाना है, कानून का नियम है, लाल फीताशाही, मतलब लाल फीताशाही नहीं चलेगा सरकार, है ना। अभी जो भी कानून बनाइएगा उसको पारदर्शिता करिएगा, उसको जवाबदेही रहेगा, और उसको कानून का नियम कानून होना चाहिए। ठीक है। अगला, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कह रहा कल्याणकारी राज्य का मतलब यह है कि कोई कमजोर वर्ग है उस पर क्या करना है? कल्याण का प्रबंध करना है। क्या करना है? ताकि उसका कल्याण हो सके। अगला, राज हर जगह है। राज हर जगह। यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा को व्यक्त करता है? तो कल्याणकारी राज्य का। किसका? कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारतीय संविधान नहीं। कैसा है? संसदीय। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। नहीं, राजतंत्र नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है। ये भी नहीं है। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता, है ना। राजनीतिक क्या है? जनता है, क्योंकि राजनीतिक में टोटल किसको जनता चुनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका, क्योंकि जो कार्यपालिका होता है उसमें एक ही होता है, वही राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? उसके बारे में देखते हैं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सही बात है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। नहीं। ऊपर वर्णित सभी तक सही है। तो सही है। सभी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका। कहाँ हुआ है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। संविधान लिखित है। प्रजातंत्र में संविधान क्या है? लिखित है। यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सही बात है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। यहाँ राज्य के नीति तत्व है। ये भी सही है। तो गलत कर, आधारित है कि जनता को सरकारी को चुनने। अच्छा, आधारित कर रहा है। आधारित है तो कह रहा है जनता को सरकार को चुनने और उसे हटाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं को बुद्धि और चरित्रों में। किसमें? साधारण पुरुषों में बुद्धि और चरित्रों में। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? कि भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है। अगला, भारत एक गणतंत्र है जिसका अंतर्निहित क्या है? वही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनसे विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है?
है ना। परिसंघीय किससे निर्धारित होता है देश कि और संविधान राज्य। का जो है शक्ति हम्म। देश और राज्य में बटा हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि भारत का संविधान कैसी है, परिसंघीय। परिसंघीय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय ध्यान रखो। हाँ, भारतीय संविधान कैसा है, कठोर और लचीला लचीला है। दोनों कैसा है, कठोर और लचीला। अगला क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। तो अंतर यही कि न्यायिक समीक्षा भारत में है, जबकि अमेरिका में वैसा नहीं है। नहीं है, यही अंतर है। अगला क्वेश्चन, करा कि एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा ये तो ये तो है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान ये भी है। एकाही नागरिकता सॉरी है ना, वो तो है ये। संघीय लक्षण नहीं है तो एकाही नागरिकता दिया है आंसर। ये तो गलत है, तो हैं? एकत्रित है ये, तो नहीं कैसे। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एकाही नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। एकाही नागरिकता मेरा पेंडिंग में अच्छा, डालो। छोड़ो इसको, हटाओ। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बारे में हमें भी बताइएगा कि इसका क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जैसा कि पता है कि भारत में जो है एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन है, ठीक ना, 4, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति होता है ना, राज्यपाल की नियुक्ति होता है। और क्या होता है, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। जो कानून बनता है उस पर किससे स्वीकृति होता है, राष्ट्रपति की। और है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यस, सर्वोच्च न्यायालय होगा कितना में, 124 में। और हाई कोर्ट कितना में होगा, 214 में, ठीक है, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन, ये सब कथन कारण है, देख लेना है, ठीक है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। दल विहीन, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। कह रहा भारत में दल विहीन प्रजातंत्र, दल विहीन मतलब दल नहीं था, पार्टी मतलब जिसको बोलते हैं, बिना पार्टी के प्रजातंत्र था। तो जो है महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, सब कथन कारण है, समझ के पढ़ लेना एक बार। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, मतलब बड़ा, स्टार लगल है इसमें, है ना, विवादित होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपरोक्त सभी कारणों संविधान का स्वरूप बृहदगार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में से एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य है। तो विकल्प एक बार देखते हैं कौन कौन है। इसमें अनेक संविधान का अनुभव समाविष्ट है, सही बात है। अनेक संविधान मतलब अलग अलग कंट्री से लिया गया। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, भी ठीक है। यह एक बड़े देश के शासन संबंधित है, सही बात है, बड़े देश के शासन, है ना। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ये सही है। तो चारों क्या है, सही है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, चारों होगा, अगर आंसर मारिएगा तब। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। संघीय है कि एकात्मक है कि संसदीय है कि प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ही सही होगा। प्राकृतिक में संघीय है लेकिन भावना में कैसा है, एकात्मक है। भावना मतलब होता है, भावना समझ जाओ कि मतलब हम लोग एक ही हैं। हम लोग क्या है, एक ही हैं। लेकिन अगर नेचुरली रूप से देखा जाए तो कैसा है, संघीय है। खैर, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, बताओ। जी ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने किसने कहा था, जी ऑस्टिन ने। अगला है, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक है। ये तो भीमराव अम्बेडकर। केसी भी है, किसने कहा था, केसी वियर ने। किसने कहा था, केसी वियर ने होता है। भारत अर्ध संघात्मक वो ना, अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था,